रहस्य और रोमांच। अनीता की नींद खुली तो उसका सर कुछ घूम रहा था। उसने अपनी आंखें खोली, खुद को बिस्तर पर पाया। उसने अपने शरीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसको आभास हुआ कि उसका शरीर तो हिल ही नहीं रहा था। अनीता ने महसूस किया कि डर की एक नई नई लहर उसके शरीर को छू गई थी। मेरे बच्चे कहाँ हैं? एक एक कर उसके मन में सवाल आते ही उसका मन डर के मारे सुन्न हो गया। उसने अपने बच्चों के रोने की उम्मीद करते हुए अपने कानों को केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सकी। वो उन्मादित होने लगी। घर में अचानक पूर्ण शांति छा गई थी। खिड़की के बाहर कुछ पत्तों की सरसराहट के अलावा अनीता को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने अपने लगभग अचल शरीर को बैठने के लिए मजबूर कर दिया। चलो, तुम्हें अपने बच्चों को ढूंढना है, उसने अपने मन में कहा। उसके दुबले पतले पैर फर्श को लगातार छू रहे थे, केवल दर्द से कराह रहे थे। ठंडे फर्श में एक अप्रिय एहसास था। उसने चारों ओर देखा और अपनी उंगलियों को पास की आर्म चेयर के बैकरेस्ट को पकड़ने के लिए बढ़ाया। उसने बिना कोई आवाज किए कुर्सी को इंच दर इंच अपनी ओर खींच लिया। कृपया मत करो, कृपया मत करो, उसने कुर्सी के पैरों पर ध्यान करते हुए प्रार्थना की। अंत में उसने कुर्सी पकड़ ली और अपने शरीर को ऊपर उठा लिया। खड़े होने की स्थिति में आते ही वो दर्द से कराह उठी। उसके शरीर में फिर से जोर से दर्द होने लगा। उसके मुंह से निकला, अभी नहीं। अपने पैरों में बढ़ते दर्द और नींद की अनुभूति को नजरअंदाज करते हुए उसने खुद को हिलने डुलने के लिए मजबूर कर दिया। अनीता खुद को दरवाजे की ओर खींचने में कामयाब रही। जहां से उसने उसकी एक झलक देखी, वो वहां था। दरवाजे की चौखट की झिर्री के बीच से उसने देखा कि कुछ तलाश रहा था। अनीता ने अपने जुड़वा बच्चों के बारे में चिंतित होते हुए कहा, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो बड़बड़ा रहा था और बुरे बुरे शब्द बोल रहा था। अनीता को फिर से उन्माद सा आ गया। वो किसी चीज को तलाश रहा था। अचानक वो घबरा गई, क्योंकि उसकी आंखों से किसी चीज की चमक टकराई थी। वो अपने हाथ में एक मीट काटने वाला चाकू लिए हुआ था। मिस्टर रॉय ने कहा, तुमको उस बेकार आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए। वो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारा प्रयोग कर रहा है। तुम देख नहीं सकती हो? वो देख नहीं सकी थी। अनीता को तो उस आकर्षक आदमी से गहरा प्रेम हो गया था। हालांकि वो सिर्फ 1 महीना पहले ही मिला था। वो बस उसकी बाहों में होना चाहती थी और उसकी बाहों में ही मरना चाहती थी। क्या तुम मुझे सुन रही हो? अनीता, क्रोधित मिस्टर रॉय ने कहा। श्री रॉय अपने छोटे से शहर भोपाल में कद के व्यक्ति थे। एक आला दर्जे का डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं था। वो बहुत ही कुशल डॉक्टर था और उसकी बहुत ख्याति थी उस शहर में। वो शहर के बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता था। कई लोग ऐसे थे जो उसकी तरक्की के कारण उससे नफरत करते थे। यहां तक कि उसकी सुंदर बेटी अनीता भी उससे नफरत करती थी। बेटी के लिए न जाने कितने ही विवाह प्रस्ताव आए थे, पर मिस्टर रॉय ने सबको ठुकरा दिया था। वो जानता था कि सभी उसकी इकलौती बेटी से शादी करने को क्यों तत्पर थे। निगाहें मिस्टर रॉय के पैसों पर थी। अनीता को इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उसकी किताबें, उसकी माँ और उसके सबसे अच्छे दोस्त ही उसकी दुनिया थे। बस कुछ वर्ष पहले उसकी मम्मी इस दुनिया से चली गई थी। मिस्टर रॉय ने आकर अनीता को जोर से हिलाया और उसको सोचों से बाहर निकाला। अब तो ये दिन में सपने देखना बंद कर दो, उसने गुस्से से कहा और फिर बेटी की तरफ गुस्से से देखा। अनीता को भी गुस्सा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। जानती हो तुम अपने साथ क्या कर रही हो? डैडी, मैं उससे प्यार करती हूँ, अनीता जोर से चिल्लाई। और ये सब प्यार बकवास बंद करो। वो तुमसे प्यार करता है क्योंकि तुम्हारे और मेरे बैंक खाते में बहुत पैसे हैं, मूर्ख लड़की।
उसे आपके पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने कहा कि वह अपने और मेरे लिए काम कर सकता है। उसने मेज की ओर देखते कहा, वो सच में? वो कौन सा असाधारण काम करने जा रहा है? अनीता बहुत उदास लग रही थी, हालांकि अनिश्चित। उसने कुछ ताकत जुटाई और कहा, वह कुछ काम करेगा डैडी। आप उसे गलत साबित करने के लिए इतने उतावले क्यों हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि वह तुम्हें मूर्ख बना रहा है। अनीता ने सिर हिलाया और खाना अधूरा छोड़कर टेबल से उठ गई। इस तरह इस बात को बीच में छोड़ने की हिम्मत मत करो। मैं चाहता हूं कि यह सब खत्म हो जाए। मैंने इससे पहले ही समाप्त कर दिया डैडी। मैं विशाल से शादी करने जा रही हूं। और वह ऊपर अपने कमरे में चली गई बिना पीछे मुड़े। मिस्टर रॉय ने उसकी प्लेट की ओर देखा। उसमें एक भी निवाला नहीं छुआ था। उसकी दवाओं के बारे में भूल जाओ। कुछ हफ्ते बाद अनीता ने विशाल से शादी कर ली। मिस्टर रॉय कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया के दौरान कहीं नहीं दिखे। सिर्फ मिस्टर भूषण थे कोर्ट में। वो मिस्टर रॉय के वकील और अनीता के मनपसंद चाचा थे। वो अपनी सब बातें मिस्टर भूषण को बताती थी। वो उन पर बहुत विश्वास करती थी। उसने मिस्टर भूषण से कहा, अंकल, विशाल बहुत अच्छा लड़का है। तभी शादी करवाने वाले रजिस्ट्रार ने अनीता का नाम पुकारा। मिस्टर भूषण ने कहा, मैं जानता हूं बेटी। अंकल चला गया क्योंकि वह जानता था कि उसके पास और जोड़ने के लिए कुछ नहीं था। वह अपने मन में जानता था कि मूक सत्य के रहस्योद्घाटन पर उसकी शादी जल्द ही बर्बाद हो जाएगी। जब अनीता ने अपने नए घर में प्रवेश किया तो वह उत्साह और अपनेपन की एक अजीब भावना से भर गई। उसने चारों ओर खुली जगह को देखा। घर छोटा था लेकिन काफी हवादार था। उसे पिछवाड़े में चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी, जबकि गर्मियों की धूप आम के पत्तों के बीच लुका छिपी का खेल खेल रही थी। ये उसके लिए बेहद खुशी की बात थी। मुझे आशा है कि तुमको यह पसंद आया होगा, विशाल उसके पीछे बोला। अनीता अपने पति को देखने के लिए मुड़ी, हमेशा की तरह सुंदर और आकर्षक। उसने उसे प्यार से देखा। उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर रखी और एक नरम हाँ कहा। एक दिन फोन आने तक सब कुछ ठीक रहा। वो फोन पर कौन था? उसने अपने गीले बालों को पोंछते हुए बाथरूम से बाहर निकलते हुए पूछा। तुम्हारे पिताजी। वो जानना चाहते हैं कि तुम कैसी हो, विशाल ने बिना ऊपर देखे कहा। अनीता को दर्द का एक तेज वार महसूस हुआ। वह अपने पति और पिता के बीच चल रहे ठंडे तनाव को जानती थी, लेकिन वह अपने पिता से भी उतना ही प्यार करती थी जितना वह उससे करती थी। वह अब अपने पिता के लिए तरस रही थी। फिर तुमने मुझे फोन क्यों नहीं दिया? मैं उनसे बात कर सकती थी, उसने मासूमियत से कहा। क्या वह तुम्हारे लिए मर नहीं चुके हैं? कम से कम हमारे पहले दिन तो तुमने मुझसे यही कहा था, विशाल ने आरोप लगाते हुए कहा। अनीता उसके पास आकर बैठ गई और उसके हाथ पर हाथ रख दिया। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं नाराज थी, लेकिन मुझे पता है कि अब मैं उनको माफ कर सकती हूँ। वह सिर्फ मेरे बारे में सुरक्षात्मक हो रहे थे। मेरे डैडी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम चाहो तो अपने पिताजी के पास जा सकती हो, विशाल ने उसे काटते हुए कहा। सच में? मैं जा सकती हूँ, उसने थोड़ा आशान्वित महसूस करते हुए कहा। हाँ, लेकिन फिर वापस मत आना। और विशाल बिना पीछे देखे कमरे से निकल गया। हमें यह नहीं होना चाहिए, विशाल ने बिना ऊपर देखे कहा। क्या? अनीता ने प्यार से पेट सहलाते हुए कहा। उसे अभी पता चला था कि वह जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती थी। ये, उसने पेट की ओर इशारा किया। हमें बच्चे नहीं होने चाहिए। क्या तुमने डॉक्टर को नहीं सुना? ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसकी बात सुनकर चौंक गई। अनीता घबरा गई। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर कहते हैं आप अपने बच्चों को छोड़ना चाहते हैं? कोशिश करो और समझो अनीता, इसका नहीं। वह चिल्लाई और विशाल को भ्रमित और गुस्से में छोड़कर चली गई। वह उसके पीछे दौड़ा, उसे घुमाया। अब तुम मेरी बात सुनो अनीता, उसने उससे उग्रता से बात करते हुए कहा।
अनीता को डर लग रहा था। विशाल की मजबूत उंगलियां उसकी बाहों में दर्द कर रही थी। तुम इन बच्चों को जन्म नहीं देने जा रही हो, मुझे सुन सकती हो, बस इतना ही। अनीता हैरान और आहत थी। उसने अंतहीन रातें बिताई और फिर एक दिन उसने मदद के लिए पुकारने का फैसला किया। उसने अपने पिता को बुलाया। लेकिन क्या ये ठीक नहीं है बेटी? उसके पिता ने उसे गर्भपात के बारे में समझाने की कोशिश करते हुए प्यार से उससे बात की। ये तुमको कमजोर बना रहा है, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है बेटी। मैं ठीक हूँ पिताजी, और ठीक रहूंगी अगर आप मेरा समर्थन करते हैं। हालांकि अनुच्छुक उसके पिता ने हार मान ली और विशाल को क्रोधित करते हुए अनीता को घर ले आए। अगर अनीता को कुछ हो जाता तो मुझे खेद है, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। विशाल ने अनीता के पिता को उसके क्लिनिक में घूरते हुए देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी बेटी है और मैं तुम्हारी तुलना में उसकी अच्छी देखभाल कर सकता हूँ। वो दांत पीसते हुए अनीता के डैडी ने कहा। मेरे पास दिन रात नर्सें उसकी देखभाल करेंगी। वह अब तभी वापस जाएगी जब उसके बच्चे होंगे। श्री रॉय के वकील भूषण उनकी कार के पास खड़े हुए सब देख रहे। वो चुपचाप विशाल की आंखों में दिखता रहा। उसकी आंखें बेबस नजर आ रही थी। लड़का गुस्से वाला हो सकता है मिस्टर रॉय, लेकिन वह निश्चित रूप से अनीता और अपने फैसले से प्यार करता है। मुझे विश्वास है कि यह सही है। भूषण ने श्री राय के सामने कबूल किया जब वे अकेले थे। मिस्टर रॉय ने अपनी बेटी की ओर देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। वो पीली लग रही थी, फिर भी उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। भूषण, ये प्रेगनेंसी मेरी बेटे के लिए अच्छी होगी। क्या तुम नहीं देख सकते? वो इतने लंबे समय के बाद खुश है। अब उसके पास वास्तव में उसे खुश रखने के लिए कोई होगा। भूषण को मिस्टर रॉय की आंखों में लंबे समय से खोया हुआ रूप दिखाई दे रहा था। वह व्यवहारिकता से कोसों दूर था। वह जानता था कि ऐसा कभी नहीं होगा। अनीता डिलीवरी के बाद घर लौट आई। वो खुशहाल और उत्साहित थी। उसे अपनी कमजोरी या अपनी बढ़ती हुई नींद की स्थिति की परवाह नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास खुश रहने के लिए उसके बच्चे थे। विशाल उसे अस्पताल से लेने आया था। उसका मन अनीता को वापस छोड़ने का नहीं था, इसलिए वो उसे घर ले आया। विशाल भाग्यशाली था, क्योंकि मिस्टर राय ने विरोध नहीं किया और विशाल की बात मान ली। अनीता विशाल को अस्पताल में देखकर खुश थी, लेकिन घर में किए गए विशाल के व्यवहार के बारे में सोचकर वो चिंतित भी थी। उसके घर का माहौल बदल चुका था। अनीता को स्थिति पर दुख हुआ। अब घर में नौकर नहीं थे। वो समझ गई कि विशाल का काम ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए उसने नौकरों को निकाल दिया था। पैसे बचाने के लिए विशाल ही घर के काम करता था। बिना मदद के आप मुझे और बच्चों को कैसे संभालेंगे प्रिया? मैं भी अब तुम्हारी बहुत मदद नहीं कर सकती। वो एक दिन बहुत चिंतित लग रही थी। चिंता मत करो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। तुमको बस आराम करना चाहिए। क्या मैं पहले बच्चों को देख सकती हूँ? अभी नहीं प्रिया, वे दूसरे कमरे में सो रहे हैं। वो धीरे से बोला। क्यों ना तुम थोड़ा आराम कर लो, सुबह उन्हें देख लो, लेकिन उनको दूध पिलाना। विशाल ने उसको समझाते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए कोई और विकल्प होगा। बच्चे बोतल का दूध पी सकते हैं, ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब तुम सो जाओ। विशाल ने अनीता को सहारा देकर बिस्तर पर चढ़ा दिया और फिर उसको दवाइयाँ दे दी। वो पहले बच्चों को देखना चाहती थी, लेकिन देख नहीं सकती थी। लेकिन उसको संतोष था, क्योंकि वे बच्चों के रोने की आवाज़ें तो सुन रही थी। वो पास में ही थे। अगली सुबह जब अनीता उठी तो उसे फिर से एक भयानक नींद जैसा आभास हुआ। वो धीरे से उठकर साथ वाले कमरे की तरफ चल दी। उसने नीले गुलाबी कपड़ों में लिपटे दो खूबसूरत बच्चों को देखा। दोनों सो रहे थे। ओ मेरे बच्चे कितने सुंदर हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने उन्हें सहलाया और उन्होंने उसे घूरने के लिए अपनी नन्ही आंखें खोल दी। मेरे बच्चे कैसे कर रहे हैं? अचानक वे रोने लगे। कुछ कठिनाई के साथ उसने एक को उठाया, जबकि दूसरे को सहलाना जारी रखा। चुप चुप बेबी, रो मत, देखो माँ यहाँ है। वो काफ़ी देर तक बच्चों के पास रहकर उनको सुलाने की कोशिश करती रही। वो इतनी खोई हुई थी कि उसको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ही नहीं आई। तुम क्या कर रही हो?
विशाल सचमुच उस पर चिल्लाया। उसके परिवर्तन से हैरान अनीता अपने होठों पर उंगली रखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसने पालने की ओर इशारा किया। चिल्लाओ मत, तुम उन्हें जगाओगे। विशाल पूरी तरह से परेशान और हैरान लग रहा था। उसने उसकी बांह पकड़ ली और उसे नाजुक शरीर को कमरे से बाहर निकाल लिया। तुम्हें क्या हो गया? अनीता चिल्लाई। उसने विशाल की ओर देखा, जिसका चेहरा आतंक में बदल गया था। तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम अब उनके साथ रहो, वो उस पर चिल्लाया। ये मेरे बच्चे हैं विशाल, तुम्हें क्या हुआ? वो हैं। नहीं, वो चिल्लाया। उन्होंने तुम्हारे जीवन को चूस लिया और मैं उन्हें अब तुम पर प्रभाव नहीं डालने दूंगा, सुना? और वो कमरे से बाहर आ गया और एक बड़े धमाके के साथ दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद जीवन बदल गया था और अनीता को बच्चों के कमरे में जाने से पहले विशाल के घर से बाहर जाने का इंतजार करना पड़ता था। उसका जीवन खुशियों से भर गया। वे उसके नन्हे देवदूत थे और वह उनके साथ अपना समय बिताना पसंद करती थी। उन्हें पकड़ना, दुलारना, उनके साथ खेलना दिन का क्रम बन गया था। यहाँ तक कि जब विशाल को वापस लौटना होता तो वह धीरे धीरे उन्हें वापस अपने पालने में रखती और अपने कमरे की खिड़की के पास जाती जो उनके बगल में थी और लोरी गाती थी। वो खुश थी कि वे उसे सुन सकते थे और धीरे धीरे खामोश नींद में सो जाते थे। ये कुछ दिनों तक चलता रहा। जब विशाल ने फिर से पकड़ लिया तो उससे इतना क्रोधित हो गया कि उसने पूरे दिन बंद कर दिया। अनीता हिल गई और समझ गई कि विशाल के साथ कुछ गड़बड़ है। वह उसे रात में शराब पीते और हर समय फोन पर किसी से बात करते हुए देख सकती थी। क्या आपके जीवन में कोई और है? उसने एक दिन उससे पूछा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब? झूठ मत बोलो। वह थोड़ा उत्तेजित होकर बोली। मैंने आपको फोन पर सुना। सोचो जो तुमको सोचना है, मेरे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है। वो बिस्तर पर पड़े कागजों को देखते हुए बोला। क्या बात है विशाल? अनीता ने घुटते हुए पूछा। तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते? आप मुझे मेरे बच्चों के साथ क्यों नहीं रहने देते? मैं नहीं चाहता कि तुम अंदर उन बच्चों के पास जाओ, और अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं बच्चों को कहीं और भेज दूंगा। उस रात अनीता फूट फूट कर रोई। अपराध बोध और शर्म का दर्द महसूस कर रही। फिर भी वह रात में लोरी गाती रही, अपने बच्चों को दूर से ही सुलाती रही। अनीता सुबह उठी और थोड़ा उत्तेजित महसूस कर रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। वह अपने बच्चों को नहीं सुन सकती थी। उसने थोड़ी घबराहट और थोड़ी थकान महसूस करते हुए विशाल को आवाज लगाई। क्या हुआ डियर? क्या तुम ठीक हो? उसने चिंतित होते हुए पूछा। बच्चे कहाँ हैं? उसने बीच में उसे काटते कहा। वे ठीक हैं, बस सो रहे हैं। कृपया मुझे उनके पास ले चलो। मैं वादा करती हूँ मैं परेशान नहीं करूँगी। मैं उन्हें दूर से ही देखूंगी। और नहीं प्रिय, अपने आप को देखो, तुम बहुत थकी हुई हो, तुमको जरूरत है। चुप करो, मैं ठीक हूँ। वह सिर से पांव तक कांपते हुए विशाल पर चिल्लाई। उसका शरीर सुन्न हो रहा था और वो बेचैन और असहज महसूस कर रही थी। हालांकि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी बातों ने विशाल को पहले ही बदल दिया था, और उसने गुस्से से उसकी ओर देखा। विशाल झटके से उठा और उसके हाथों को पीछे धकेल कर बोला, भाड़ में जाए। वो कांप गई और आंसू बहाने लगे। इस बार मैं इस कहानी को ही खत्म कर दूंगा। तंग आ गया हूं इन बच्चों से और तुम्हारी बकवास से। वो दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। वो बच्चों को मारने के बारे में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो जम गई। उसे कुछ करना था, लेकिन उसने उसे बंद कर दिया। अनीता को पता ही नहीं चला कि वो कब बेहोश हो गई। वह थकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि अचानक ताकत ने उसके बचे हुए जीवन को खत्म कर दिया था। लेकिन अपने अवचेतन मन में भी उसने अपने बच्चों को बचाने का सपना देखा। अब समय था। विशाल खतरनाक तरीके से बाहर लॉबी में हाथ में चाकू लिए घूम रहा था। खून की एक ताजा लहर देखते ही अनीता ठिठक गई। बस इतना ही था। बिना इंतजार के उसने अपने कांपते शरीर को कमरे से बाहर भागने के लिए मजबूर किया। तभी अनीता अचानक विशाल पर झपट पड़ी और उसने विशाल को नीचे गिरा दिया। नीचे गिरकर विशाल को चोट लग गई थी,
पर अनीता को कोई चिंता नहीं थी। माफ करना विशाल, मैं ही अब इस खेल को खत्म करूंगी। वो दौड़कर बच्चों के कमरे की तरफ जाने लगी। विशाल फर्श पर खून में पड़ा था। अनीता कमरे में दौड़ी, लेकिन वह अपने बच्चों को देखने में नाकाम रही। उसके जुड़वा बच्चे कमरे में नहीं थे और कमरा ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। अनीता वापस लाउंज में चली आई, ये देखने के लिए कि विशाल को कोई मदद कर रहा है। वह आदमी विशाल को खड़े होने और बगल की दीवार का सहारा लेने में मदद कर रहा था। विशाल का बहुत खून बह चुका था और वह चिकित्सीय सहायता के बारे में कुछ बड़बड़ा रहा था। ये अपने रास्ते पर है, मैंने उन्हें बुलाया है। पापा, अनीता बोली और उसने उस आदमी की आवाज़ पहचान ली। मिस्टर रॉय अपनी बेटी की स्थिति को देखने के लिए मुड़ा और दर्द का एक झोंका महसूस किया। अनीता दौड़कर अपने पिता की बाहों में लपकी। पिता भी रो रहे थे। उसने उन्हें मार डाला पिताजी, उसने आखिरकार उन्हें मार डाला। और अचानक वह पहले से कहीं ज़्यादा उन्माद से रो रही थी। आप इस आदमी के बारे में बहुत सही थे, मुझे विशाल से कभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। शांत हो जाओ अनीता, उसके पिता अपने आंसुओं के बीच बोले। पिताजी, हमें उन्हें खोजने की ज़रूरत है, उससे पूछे कि वो कहाँ है। वो प्लीज़ डैड प्लीज़, वो अपनी बेकाबू सिसकियों के बीच में बोली। वे अब जीवित नहीं है मेरी बेटी। वो ध्यान से चुपचाप उसके कंधों को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, यह नहीं हो सकता, कृपया उन्हें खोजने में मेरी मदद करें। इस आदमी ने उन्हें छिपा दिया है या कहीं भेज दिया है। वह विकराल रूप से विशाल का सामना करने के लिए मुड़ी। यदि मुझे कभी पता चले कि तुमने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अनीता ने विशाल की तरफ उंगली उठाते हुए कहा। विशाल भी अब रो रहा था। इससे पहले कि मिस्टर रॉय कुछ कहते, वो खुद ही बोल पड़ा। वो मर चुके हैं अनीता, मर चुके हैं। उसकी आंखों से और आंसू गिरने लगे। चुप रहो नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी, अनीता चीख पड़ी। अनीता के पिताजी ने कहा, विशाल ठीक कह रहा है बेटी, मुझे दुख है पर तुम उनको खो चुकी हो। तुम्हारे बच्चे तो कभी अस्पताल से घर आए ही नहीं थे। अनीता अधीर होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई अचानक उससे झूठ क्यों बोल रहा था। उसके पिता ने अचानक से स्थान क्यों बदल दिया था और अब वह अपने निकम्मे दामाद का समर्थन क्यों कर रहे थे। नहीं पापा, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मेरे बच्चे अपने कमरे में थे, कल रात गहरी नींद सो रहे थे, मैंने खुद उन्हें सुला दिया था। वो प्लीज पापा, ये उन्हें कहीं ले गया है। मिस्टर रॉय ने उसके दृढ़ निश्चयी चेहरे की ओर देखा और विशाल की ओर पीछे मुड़कर देखा, जिसने बस अपना सिर हिला दिया। अनीता, श्रीमान रॉय शांति से बोले, तुमको यह समझने की जरूरत है कि बच्चे कभी नहीं थे। तुमने जो देखा वो कल्पना थी। ये सच था कि तुमको जुड़वा बच्चे होने वाले थे और इसलिए विशाल ने कमरों की व्यवस्था की थी। लेकिन कृपया बेटी कोशिश करो और समझो, वे कभी घर नहीं आए। अनीता ने उदास निगाहों से उसकी ओर देखा और घृणा और आरोप प्रत्यारोप की दृष्टि से विशाल को देखने लगी। पिताजी, आप अपनी बेटी पर विश्वास नहीं कर रहे? वो अपनी आंखों से ताजा आंसू बहाते हुए बोली। आगे बढ़ते हुए उसने अपने पिता का हाथ छोड़ दिया। उस पर विश्वास मत करो पिताजी, आपको पता है कि वह आर्थिक संकट में था। उसने उन्हें बेच दिया होगा या पैसे पाने के लिए कुछ किया होगा। मुझे पता है पापा, मैं तुम्हारे कारण उसने नौकरों से छुटकारा पा लिया प्रिय। श्री रॉय ने तुरंत जुड़ा। फिर से बोलने से पहले उसने आह भरी। तुम्हारी अजीबोगरीब बातें और लोरी बेवजह बहुत ज़्यादा ध्यान खींच रही थी और नौकर तरह तरह की बातें कर रहे थे, इसलिए उन्हें उनसे दूर होना पड़ा। विशाल चाहता तो तुमसे भी छुटकारा पा सकता था, पर उसने तुम्हारा ख्याल रखा और घर के सब काम खुद करने लगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं जुड़वा बच्चों का सिर्फ सपना देखती थी और वह सब कुछ मेरी कल्पना ही था? उनको खोना भी कल्पना ही था? अनीता, पैसे पाने के लिए मैं अपने बच्चों के साथ कभी कुछ नहीं करूँगा, विशाल अब रक्षात्मक रूप से बोला। मैं उनका पिता था, मैंने कभी कुछ नहीं किया होता। बात करना बंद करो, अनीता फिर से चिल्लाई। अगर ऐसा है तो मैंने चाकू और खून क्यों देखा?
और तुम क्यों कह रहे हो था? तुमने उनके साथ क्या किया? मूर्ख औरत, क्या तुम देख नहीं सकती हो कि मैंने सब्जियां काटते समय अपना हाथ काट लिया था? वह उसे अपनी उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, जिसमें एक गहरा घाव था। अनीता उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक सामने का दरवाजा खुला और अंदर दो लोग एक स्ट्रेचर और दवाओं के कुछ बैग लेकर आए। उनमें से एक मिस्टर रॉय के संकेत पर आया और अनीता को हाथ से पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? अनीता ने उस आदमी से हाथ छुड़ाते हुए कहा। दूसरा आदमी विशाल के घाव पर पट्टी बांध रहा था। मिस्टर रॉय ने कहा, बेटी, तुमको कुछ दिनों के लिए मानसिक रोगियों के अस्पताल में जाना होगा, जहां तुम्हारा इलाज होगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा है। अनीता को कुछ समझ नहीं आया। उसने भारी घृणा की दृष्टि से विशाल की ओर देखा। तुमने मेरे पिता से क्या कहा? ये तुम हो जो बीमार है। भगवान इसे धिक्कारे, मुझे नहीं। वह एक पागल की तरह पी रहा है और मेरे बारे में कहानियां बना रहा है। सच बताओ, तुम बदमाश। अनीता की चीख पुकार का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। विशाल रोता रहा। अनीता ने देखा कि उसके पिता विशाल के पास गए और उसके कंधे पर आराम से हाथ रखा। आप कैसे हो सकते हैं पिताजी? आप इस आदमी का समर्थन कैसे कर सकते हैं जिसने आपकी बेटी के बच्चों को मार डाला है? मैंने बच्चों को नहीं मारा, विशाल चिल्लाया। वो डिलीवरी के समय ही मरे हुए बाहर आए थे। वो जिंदा पैदा ही नहीं हुए थे। हमारे जुड़वा बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे। मेरे पास तुमसे ये कहने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो गई थी। मैंने उनको दफनाया अपने हाथों से। विशाल जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। मिस्टर रॉय ने उसको गले से लगा लिया, लेकिन तभी अनीता को न जाने क्या हुआ। उसने उसका हाथ पकड़ने वाले आदमी को धक्का दिया और फर्श पर गिरे चाकू की तरफ झपटी और फिर विशाल की तरफ दौड़ी। सबने अनीता की आंखों में पागलपन देखा, पर सिर्फ डॉक्टर रॉय ही जानते थे कि अनीता एक ऐसे पागलपन का शिकार थी जिसमें मरीज के दो रूप होते हैं, एक बहुत ही विनम्र और एक बहुत ही हिंसक। मिस्टर रॉय जानते थे कि विशाल बहुत अच्छा इंसान था और वो अपनी बेटी से उसकी शादी करवाकर उसके जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो किसी तरह से अनीता की शादी को रोकने की कोशिश कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।